मेरा नाम संजना है। मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी। हमारे घर में शादी से पहले लड़की अपने होने वाले पति को देख नहीं सकती थी। जब मेरी शादी तय हुई थी, मंगनी की रस्म करने मेरे सास ससुर और छोटे देवर आए थे, जिसे देखकर कुछ पल तो मैं उसे देखते ही रह गई। वो देखने में बहुत ही खुशमिजाज और सुंदर भी बहुत था। उसे देखकर मुझे लगा मेरे पति भी ऐसे ही होंगे। अब तो मेरे अंदर उनको देखने की बेचैनी और भी बढ़ने लगी। मुझे अपने पति को देखने का, उससे बात करने का बहुत इंतजार था। आज मेरा इंतजार खत्म होने वाला था। मुझे बस आरव के कमरे में आने का इंतजार था। मेरी बेताबी सातवें आसमान पर थी। 1 घंटे बाद आरव मेरे कमरे में आए। मैं घूंघट निकाले बैठी थी। जैसे जैसे आरव मेरी तरफ कदम बढ़ा रहे थे, मेरे दिल की धड़कनें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। वो मेरे पास आकर बैठ गए। जैसे ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया, कहने लगे कि मुझे अपनी किस्मत पर घमंड होने लगा है। तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। लेकिन मेरे होश तो उस वक्त उड़ गए जब मेरी गोरी कलाइयां पकड़े एक सांवली रंगत वाले हाथ पर पड़ी। मेरे दिल धक से रह गया जब मेरी नजर उसके चेहरे की तरफ पड़ी जो मेरा पति था। मैं हक्का बक्का उसे देखती ही रह गई। वो गहरी सांवली रंगत का नौजवान था। उसके नैन नक्श बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थे। मैंने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। मैं भला कैसे उसके साथ जिंदगी गुजार सकती थी, जिसे 2 मिनट देखना भी मुझे गवारा नहीं था। सुबह होते ही मेरे पति खेतों पर चला जाता था और जब वापस आता तो कपड़े कीचड़ और मिट्टी से भरे होते। उसे देखकर मेरा जी घबराने लगता। मैं बहुत ही सफाई पसंद थी। हमारा घर एक पुरानी हवेली थी। उसकी पिछली तरफ नीचे कुछ सीढ़ियां उतरती थी, जिसके नीचे एक तहखाना बना हुआ था। मैं जब अपने देवर मोहित को देखती तो मुझे अपना पति और भी ज्यादा बदसूरत लगने लगता था। मोहित एक कंपनी में नौकरी करता था। मोहित मेरी बहुत इज्जत करता था, लेकिन मेरे लिए कुछ और ही अहमियत रखने लगा था। हमारे गांव की रस्म थी कि अगर किसी बड़े भाई के साथ कोई हादसा हो जाए तो उसकी बीवी की शादी छोटे देवर से करा दी जाती थी। मैं शायद पहली बीवी थी जो अपने पति के मरने का इंतजार कर रही थी कि बस किसी तरह मेरी जान छूटे। मोहित को पाने का मेरे पास बस यही तरीका था। मैंने उस रात को आरव को जगाए रखा, उससे इधर उधर की बातें करती रही। मेरे बदले व्यवहार पर वो बहुत खुश था। कहने लगा, रोज तो तुम्हें सोने की जल्दी होती है, आज कैसे इतनी देर तक जाग रही हो। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। मैंने उसी वक्त कहा कि मैं अभी आती हूँ। मैंने उसके लिए सेवइयां बनाई थी जिसमें मैंने जहर डाल दिया था। मैंने वो सेवइयां आरव को खिला दी और फिर कहा कि मुझे कमरे में घुटन हो रही है, हम दोनों बाहर चलते हैं खुली हवा में टहलने। आरव तो मेरी हाँ में हाँ मिला रहा था। वो मेरे साथ बाहर आ गया। चलते चलते मैं उन्हें घर की पिछली तरफ ले आई, फिर उसी तहखाने के पास लेकर आई। मैंने कहा, इस तहखाने में क्या है? कहने लगा, कुछ नहीं है, घर का कबाड़ा है। मैंने कहा, मैंने आज तक नहीं देखा, मुझे अभी देखना है। कहने लगा, ये भी कोई देखने की चीज है? मैंने कहा, मुझे देखना है। उसने मेरी जिद पर उस तहखाने का दरवाजा खोल दिया। हम सीढ़ी से उतरकर नीचे आ गए। उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। वो कहने लगे, वापस कमरे में चलते हैं, न जाने क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैंने उन्हें जल्दी से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। जहर उन पर असर कर चुका था। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो बुरी तरह से खांसने लगे और अपना गला पकड़ने लगे। कहने लगे, मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुट रहा है। मैंने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें जहर दिया है, मुझे तुमसे नफरत है। मेरे घर वालों ने तुम्हें न जाने क्या देखकर शादी कर दी। तुम मेरे लायक नहीं हो। मैं तुम जैसे बदसूरत आदमी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। वो अब हिल डुल भी नहीं पा रहा था। वो मर चुका था। मैं उसकी लाश वहीं छोड़कर उस तहखाने के अंदर से निकल आई। सब सो रहे थे। मैं बहुत घबरा रही थी। मुझे अपनी हरकत पर जरा भी अफसोस नहीं था। मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे लगा मेरे सर से एक बोझ उतर गया। सुबह मेरी सास ने आरव के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि रात को उनके किसी दोस्त का फोन आया था। वो मुझे कहकर गए थे, मैं अभी आता हूँ, तुम आराम करो। मेरी सास कहने लगी, आज तक तो कभी आधी रात को बाहर नहीं गया। मैंने कहा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हमारे गाँव में एक नहर थी, हाँ आए दिन किसी न किसी के मरने की खबर आती रहती थी। इत्तेफाक से उसी दिन एक खबर वहाँ से आ गई कि नदी में एक आदमी की लाश मिली है, लेकिन उसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा है। जो कपड़े उस आदमी ने पहने थे, मैंने जब उसे देखा तो कह दिया कि ये वही है। उनकी मौत की खबर ने तो हमारे घर पर कोहराम मचा दिया था। सब रो रहे थे और मैं भी रोने का ड्रामा कर रही थी। सबको लग रहा था कि मुझे बहुत दुख हुआ है, लेकिन मेरे अंदर से तो जैसे बहुत बड़ा बोझ कम हो गया था। मेरी सास की बहुत बुरी हालत थी। मैं जानबूझकर मोहित को देखकर रोने लगती और उनको याद करने लगती थी कि उसकी हमदर्दी हासिल कर सकूं। वो मुझे तसल्ली देता। इसी तरह 1 साल बीत गया। उसके बाद जब सबको यकीन हो गया कि वो लाश आरव की थी तो पंचायत बैठ गई थी। गाँव के रिवाज के मुताबिक मोहित को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर उसने इनकार कर दिया, लेकिन सब लोग कहने लगे, भाभी से तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, चाहे बाद में तुम अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर लेना। मुखिया के लोगों ने मिलकर मेरी और मोहित की शादी करा दी और मैं उसकी भाभी से बीवी बन गई। मोहित मुझसे और भी ज्यादा कतराने लगा। हालांकि मैं उसके करीब आने के लिए बेचैन थी। एक बार मैंने उससे कहा कि मेरा क्या कसूर है और मुझे किस बात की सजा दे रहे हो। वो कहने लगा, मैं इसे किसी जबरदस्ती रिश्ते को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं कंपनी में अपने साथ काम करने वाली एक लड़की से प्यार करता हूँ, शादी भी उसी से करूंगा। एक दिन मोहित ने मुझसे कहा कि वो मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मेरी इच्छा पूरी होने जा रही थी। मैंने रात में खुद को खूब सजाया। फिर
जब मोहित मेरे कमरे में आया तो उसने एक रुमाल से अपना मुंह छुपाया हुआ था। मुझसे कहने लगा, अगर तुम मुझे ये सच बता दो कि उस दिन तुमने भाई के साथ क्या किया था तो मैं तुम्हें खुशी से अपना लूंगा, क्योंकि मैं इस तहखाने में अपने भाई की डेड बॉडी देख चुका हूँ। मैंने कहा, मैंने तुम्हारी खातिर बड़ी कुर्बानी दी है। मैंने उसे सब सच बता दिया। उस आदमी ने अपना रुमाल उतार कर दिखाया तो मैं देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो तो आरव था, मेरा पहला पति। मैंने कहा, मैंने तो आपको मार डाला था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो मरे नहीं थे। उस तहखाने का एक रास्ता बाहर की तरफ खुलता है। मैं उससे बाहर निकल गया। पैर फिसलने से मैं नहर में जा गिरा और नहर मुझे बहाकर दूसरे गांव ले गई। वहां किसी ने मेरी जान बचा ली। जब मुझे होश आया तो मैं वहां से गांव आ गया। मैंने मोहित को सब कुछ बता दिया था। मेरे मुंह से सच उगलने के लिए ये सारा ड्रामा करवाया था। मेरी सारी हकीकत सामने आ गई थी, इसलिए मुझे मोहित ने तलाक दे दी। मुझे किसी ने भी नहीं अपनाया। मैं भीख मांगने पर मजबूर हो चुकी थी। मेरा सारा हुस्न फीका पड़ गया था, जिस पर मुझे गुरूर था। मेरे साथ जो कुछ हुआ वो सब मेरे गुरूर और घमंड का परिणाम था। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।